आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट को देखते हुए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 5 चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह से रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या फिर बाइक रैली, किसी भी तरह के वाहन रैली पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पार्टी नेताओं की चुनावी रैलियों पर 15 जनवरी तक कैंपेन कर्फ्यू लागू रहेगा। 15 जनवरी को कोरोना संक्रमण का रिव्यू किया जाएगा, यानी कि कोरोना हालात की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद आगे का फैसला होगा। कोरोना की हालत में अगर सुधार नहीं हुआ तो कैंपेन कर्फ्यू ऐसे ही चुनाव आयोग लागू रखेगा। तो राजनीतिक दलों के लिए दिक्कत बढ़ भी सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार आखिर होगा कैसे। हालांकि इन सबके बीच में बीजेपी इस मामले में मैदान मार चुकी है। बीजेपी एक के बाद एक यूपी में 15 से ज्यादा रैलियां कर चुकी है। दूसरी पार्टियां भी मैदान में जोर लगाती हुई नजर आई, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, सब चुनावी मैदान में जोर लगा चुके हैं। वहीं बीएसपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उसके नेता सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। ऐसे में अगर वर्चुअली लोगों को संबोधित करना है, अगर वर्चुअली कैंपेन करना है, तो फिर बीएसपी के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन अलग अलग पार्टियों का रिएक्शन अलग अलग है। कल शाम जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लगातार रिएक्शन सामने आते रहे। इस बीच मायावती कुछ बोल रही हैं, सीधे सुनेंगे। ये कहना चाहूंगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफ़ी चिंतित है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफ़ी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये जरूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ जरूर कायम रहे, तभी यहाँ चुनाव सही से संपन्न हो पाएंगे। हालांकि इस मामले में बीएसपी खुद ही एक अनुशासित पार्टी है तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता पर पूरी सख्ती से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि को हमेशा देती रहती है। इसके साथ ही ये भी सर्वविदित है कि चुनाव को अपने देश में लोकतंत्र का खास त्योहार माना जाता है। लोकतंत्र में आम जनता को एक व्यक्ति व एक वोट के मताधिकार के जरिए अपनी राय व्यक्त करने एवं सत्ता को जिम्मेदार बनाने का संवैधानिक व लोकतांत्रिक हथियार चुनाव ही है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की बाधा व अड़चन आदि डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ये सब चुनाव आयोग को जरूर देखना है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं अपनी पार्टी के बारे में इस संबंध में ये भी कहना चाहूँगी कि इस चुनाव में मुख्य चुनाव आयोग ने जो भी चुनाव आचार संहिता लागू की है,
तो उसका हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से पालन करेगी। ये भी मैं इनको अपनी पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है। खासकर दलित व अन्य कमजोर वर्गों के लोग अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अपना वोट डाल सकें। इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इन वर्गों के लोग अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा आज मैं इस मौके पर खासकर यूपी की जनता से भी ये कहना चाहूँगी कि यदि यूपी की जनता इलेक्शंस की डेट का ऐलान हो गया, उसके बाद मायावती रिएक्शन देते हुए कह रही थी कि चुनाव आयोग की तरफ से ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में धांधली हुई थी। जैसे ही डेट्स डिक्लेयर हुई, एक के बाद एक रिएक्शन सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप सुने। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। गरीब यहाँ के नौजवान बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव तारीखें कब आएंगी। मुझे खुशी है इस बात की कि अब तारीखें आ गई हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। बीजेपी जीत को लेकर सुनिश्चित उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 मार्च को विदाई हो जाएगी बीजेपी की सरकार की। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से होंगे हमारे साथ। नासिर सलीम समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरविंदर सिंह भट्टी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अरविंद मोहन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर ITV ग्रुप से। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले धनंजय जी, आप ही से मेरा सवाल। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक बहुत सी रैली की गई, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से नजर आए, अपने काम के आधार पर वोट मांगने की बात भी कही और विपक्ष पर भी निशाना साधा। लेकिन वर्चुअल जब रैलियां हो जाएंगी, जब डोर टू डोर कैंपेन होगा, क्या थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं आप लोगों को चुनाव प्रचार में? रचना जी, देखिए, यह देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। भाजपा कभी चुनाव प्रेरित वो जातिवादी राजनीति में विश्वास नहीं करती। हम तो भारत की मूल जीवन धारा सर्वे भवन्तु सुखिना के चिरंतन आदर्श को जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्प है। तन समर्पित, मन समर्पित, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मोदी जी ने अपना जीवन समर्पित कर पूरे भारत की युवा पीढ़ी के समक्ष कर्मठता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, आज योग से लेकर के टेक्निकल क्वालिफिकेशन को बढ़ावा देकर भारत के विकास का चतुर्दिक स्वरूप को उत्कर्ष दे रहे हैं। पूरे राष्ट्र में आज कार्य दिखने लगा है। सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल, रेल, उड्डयन, संचार, संस्कृति, संस्थान की जीवंतता देखते ही बनती है। नारी को शक्ति स्वरूपा बनाने के लिए मोदी जी ने सदियों के धुएं व अंधेरे से निकालकर राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने का स्तुत्य कार्य किया है। सांस्कृतिक लेकिन बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी रहा कि बीजेपी एक के बाद एक बहुत सी रैलियां कर चुकी है, काफी हद तक चुनाव प्रचार कर चुकी थी। लेकिन हाँ, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, वो मौजूदा वक्त को देखते हुए जरूरी थे भी। नासिर सलीम जी, एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 मार्च को जब रिजल्ट्स आएंगे तो बीजेपी की सत्ता चली जाएगी, हम फिर से सरकार बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं संसाधनों की कमी में आखिर प्रचार करेंगे कैसे? ये किस तरह के संसाधनों की कमी का जिक्र है? बड़ी
खुशी है और मुबारकबाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लोगों को और सारे 5 राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने वाला है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और मतदान डालने का हक है और सब जाके मतदान डाले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनने का ऑप्शन है और आप प्लीज हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने कल चीजें बताई, खास करके कोविड और कोरोना के काल में जिस प्रकार से हम लोग को सेफ्टी रखनी है। देखिए, जहां तक आपका सवाल है, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कोई कमी नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है। हमारे देखिए वॉलंटियर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर एक सही बात है जिसको आपको मानना पड़ेगा और सबको, और खास करके हम तो मीडिया से चाहेंगे कि हमारी बात और ध्यान में रखें और ये बार बार रिपीट करते रहे कि जितने भी छोटे जो दल हैं उनके पास इतनी सहूलियत नहीं है कि वो करोड़ों रुपए जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं उनकी तरह खर्च करें। और इसीलिए हमारा एक ही डिमांड था और ये है कि जब इलेक्शन रैलीज और ये वर्चुअल रैली की बात चलाई जाए तो कम से कम मीडिया हमें अपनी प्रचार करने का समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया कैंपेनिंग तो बड़ी मजबूत है। सोशल मीडिया के जरिए कितने भी मैसेजेस पहुंचाए जा सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो सकता है। नहीं, बिल्कुल रचना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर जैसे मैंने आपको बताया, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने झूठ का प्रचार हर वक्त शुरू से किया और उन्होंने एक सोशल मशीनरी बना रखी है झूठों की। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये झूठ साफ नहीं होगा तब तक हम डरते हैं सोशल मीडिया से। अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे करते हैं लोग। इनके खुद अमित मालवीय IT हेड के, इन्होंने एक फोटोग्राफ फ्रेम करके ट्विटर पे डाल दी जिसमें उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक फ्रांस की फोटोग्राफ के साथ कोई जैन साहब हैं उनके साथ लगा दिया, दिखा दिया कि ये देखिए हमारे संबंधी। और हमने कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहा कि हम इस पे FIR लगाएंगे, दर्ज करेंगे। तो सोशल मीडिया एक तरफ से अच्छा है, मगर उसका दुरुपयोग करना, उसकी अगर आप उसका दुरुपयोग किया, उसके तहत क्या क्या क्राइम्स आप उसके साथ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात ये है रचना जी, देखिए हमारा जो नेटवर्क है बड़ा वॉलंटियर नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर नेटवर्क। हमने कोई ऐसा साथ नहीं पाला है जिसमें हम पैसे जोड़ेंगे और देंगे। ये भी कई बार सामने आई है कि लोगों को 5-5, 10-10 रुपए दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज की तरफ से, तो उनको पैसे दिया जाए और जाके फेक ट्वीट किया जाए और सोशल मीडिया पे डाला जाए, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो ये सब चीजें भी थोड़ा आपको नजर में रखना पड़ेगा। हमारा डिमांड बहुत सिंपल है। ये तो अलग अलग चैलेंजेस हैं नासिर जी, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टी के सामने भी चैलेंजेस हैं, लेकिन कोरोना काल से बड़ा चैलेंज कुछ हो नहीं सकता। ऐसे में ये मैंडेटरी कुछ फैसले थे, ये जरूरी फैसले थे जो लिए जाने थे और लिए गए हैं, तो हम सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, हम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आया है। हम लोग डिबेट किया करते थे तो सभी गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते थे, लेकिन कोविड काल से ये तब्दीली आई है। आप सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं। ये सब कुछ हमारे संक्रमण से दूर रहने के लिए हो रहा है, इसमें सबको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी कैंपेनिंग के मामले में, रैलियां करने के मामले में बाजी मार ले गई, उसके बाद रैलियों पर रोक लग गई? देखिए, बीजेपी की जो पूरी लॉबी रही है, मैं कहता हूं कि बीजेपी कम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों ने, जो 4 राज्य में इनके डबल इंजन की सरकार चल रही है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए एक तरह से सरकारी रैलियां की गई जिसमें सरकार के अमले जमले का दुरुपयोग किया गया। सबने देखा 50-50 करोड़ रुपए तक के लागत के रैलियां हुई है जो हमारे आपके टैक्स के पैसे थे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी तो की गई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जनता ये बात जान रही है, जनता को ये समझ आ गई है कि किस तरह उनके गाढ़ी कमाई के पैसे को इन लोगों ने दुरुपयोग में लाया है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियां अलग है, बाकी पार्टियों की रैलियां अलग है, लेकिन सरकारी रैलियां इन लोगों ने की है। जहां तक बात है, अब चुनाव की चूंकि घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू हो गई है, तो जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं सरकार में रहते हुए सरकारी पैसे का जिस तरह लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके एवज में जनता इनको सबक देगी। मोदी सरकार महंगाई से नहीं घबराती है, बेरोजगारी से नहीं घबराती है, दलितों या पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है उससे नहीं घबराती है, महिलाओं के खिलाफ होते हुए शोषण के विरुद्ध भी नहीं घबराती है। घबराती है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की हार से। और ये स्वर्णिम अवसर है
देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, अति पिछड़े और दलितों को और सामान्य लोगों को जो महंगाई की मार से ग्रस्त है, किसानों को जिस तरह उनके लोगों को टायरों के नीचे रौंदने का काम देश का गृह राज्य मंत्री किया, अभी भी वो बने हुए हैं। तो इन सारी चीजों के मुद्दों पर कहीं ना कहीं आम जनता जागरूक है, लोकतंत्र है, और देखिएगा 5 राज्यों के चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जब ये हारेंगे तभी इन्हें सबक मिलेगा। ये तो अच्छी बात है। आप कह रहे हैं आम लोग अगर जागरूक हो गए हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने मन का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अरविंद मोहन सर, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बड़े ऐलान भी किए गए, ये हम कह सकते हैं कि जरूरी फैसले थे, हुए भी, लेकिन असल मायने में अब पॉलिटिशियंस का एग्जाम होना है, जब खुद को संक्रमण से बचाए भी रखना है और संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा डोर टू डोर कैंपेन में। नहीं, वो चुनाव आयोग के फैसले पे सवाल जरूर उठाना चाहिए। पार्टियां उठाने में थोड़ा हिचकती हैं क्योंकि उनके बारे में ये इंप्रेशन बनेगा कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो कमजोर हैं किसी मायने में। इतना लंबा कैंपेन 7 फेज का चुनाव दुनिया में कहीं नहीं होता, और कोई दुनिया में उत्तर प्रदेश और बिहार अजूबा नहीं है बंगाल कि 7 फेज में चुनाव कराया जाए। 7 फेज चुनाव का कोई मतलब नहीं है। चुनाव मान लीजिए आज हम लोग 9 तारीख को बात कर रहे हैं, 10 तारीख से चुनाव शुरू होना है अगले महीने। तो 1 महीना सामान्य ढंग से पार्टियों को मिलता, उत्तर प्रदेश में पार्टियों को पूरा 2 महीना लगाना पड़ेगा। तो 2 महीने के रिसोर्स जुटाना पार्टियों के लिए कोई बहुत आसान नहीं होता है। हम ही सब लोग कोट पतलून से शुरू होते हैं और आखिर में कुर्ता पजामा तक आते हैं, क्योंकि सर्दी से शुरू होकर चुनाव गर्मी 3 बार से यही तमाशा चल रहा है। तो और उत्तर प्रदेश को इतना डिस्टर्ब इलाका भी नहीं है और पूरे मुल्क में भी चुनाव नहीं है, आसपास के राज्यों से मदद ली जा सकती है। तो इसलिए चुनाव तो 1 फेज में कराना ही चाहिए, और अगर कोरोना है तब तो और कराना चाहिए था क्योंकि जल्दी निपट जाता। दूसरी बात जो बहुत साफ दिखाई देती है, मान लीजिए कोरोना कुछ नया अनुभव अब हमारे लिए नहीं रहा। कोरोना में पढ़ाई लिखाई और आप कह रही थी कि टीवी का काम, सब काम चल रहा है, लेकिन बहुत साफ दिखाई दिया है कि डिजिटल डिवाइड अगर मुल्क में है तो गरीबों के बच्चों की पढ़ाई सफर हुई है। पढ़ाई के जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, खासतौर से तस्वीर देख के वो चीजों को समझें, उन बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरी तरह सफर हुई है, क्योंकि और न सारे मुल्क में नेटवर्क आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, न मोबाइल उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इसलिए डिजिटल डिवाइड का मसला अब बहुत बड़ा है। तो चुनाव आयोग अगर इस बारे में भी फैसला करता है तो उसको पैरेलल कुछ और फैसले करने चाहिए थे, जैसे एक साथ चुनाव कैंपेनिंग का। अभी तक पार्टियों को टाइम मिलता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे। मेरे ख्याल एक मंच पे सबको जुटा के भी चुनाव कैंपेनिंग कराना चाहिए था, जो दुनिया में सब जगह होता है, यही छोटे पैमाने पे यूनिवर्सिटीज में होता है। तो चुनाव अगर स्पेशल पीरियड में हो रहे हैं तो स्पेशल उपाय सोचने चाहिए थे। अभी जो उपाय चुनाव आयोग ने सोचा है ये रिसोर्सफुल पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को, उनको मदद करेगा, और उनके मदद के लिए ही ये फैसले हुए हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानता में चुनाव आयोग ने फैसले किए। चुनाव आयोग ने इसलिए भी फैसले किए हैं कि जो ताकतवर पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी, और ये हर चुनाव में दिखाई देता है कि बीएसपी को नुकसान होने लगा, क्योंकि हम सारी गिनती ऊपर करते हैं, और जो दलितों की पार्टी है, गांव की पार्टी है, उसको अगर आप ये बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, अगर आप ये बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं कि इससे बड़ी पार्टियों को तो सहूलियत हो जाएगी, छोटी पार्टियों के लिए नुकसान रहेगा, क्योंकि गांव देहात तक अपना प्रचार करना ये संभव हो नहीं पाएगा, और भी कोरोना काल में बहुत सी दिक्कत है, बच्चों की पढ़ाई, काम, कारोबार, सब कुछ ठप हो जाता है। आपको फिर इस अनुमान के हिसाब से क्या लग रहा है, क्या बड़ी पार्टियों को फायदा मिल जाएगा, छोटी पार्टियां नुकसान में रह जाएंगी? कौन आगे कौन पीछे? चुनाव तो चुनाव होता है। चुनाव में तो मान लीजिए कि हम अगर उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव देखें, या डायरेक्ट फाइट उत्तराखंड देखें, तो 2% का भी मार्जिन होगा तो स्वीप जैसा हो जाता है रिजल्ट। तो इसलिए अगर मतदाताओं का फैसला कोई बहुत साफ हो चुका है तो बहुत इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो बीजेपी को जिताना या समाजवादी पार्टी को जिताना, जिसके बारे में अगर उनकी राय बन चुकी है, तब तो बहुत 1-2% मान लीजिए, इन सबसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बहुत क्लोज लड़ाई हो, जहां 1-8% ऊपर नीचे होने का रिजल्ट, मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि उन 5 सालों में अगर वोटर ने मन बना लिया कि नहीं मुझे इस पार्टी के साथ जाना है, तो वो तो अपना डिसीजन फर्म रखेगा, लेकिन हाँ, जो प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है कि आप किसे वोट दें। ठीक है, इस बीच अरविंदर सिंह भट्टी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं।
अरविंदर सिंह जी, पहले तो एक आपको अच्छी खबर दे दूं, शायद आपको मालूम हो गया होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। पिछले दिनों वो संक्रमित हो गए थे, उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी। उसके बाद ही ऑनलाइन या फिर वर्चुअल रैली करने की बात भी कही गई, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और ये फैसला जरूरी भी था। अब आगे जितने भी प्रचार होंगे वो वर्चुअल होंगे, इससे आप क्या देख रहे हैं? कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब मुख्यमंत्री पहुंचते थे या फिर कोई भी नेता पहुंचता है तो एक भीड़ इकट्ठा होती है, एक प्रभाव छोड़ती है रैलियां। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे इलेक्शंस का टाइम और डेट्स फिक्स हो गई। कल जब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब शुरू किया था, जब उन्होंने भाषण देना अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया था, तो उन्होंने बात कोविड से शुरू की थी। तो हम एक बार तो डर गए थे कि पंजाब में कहीं वो भाजपा के झांसे में ना आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े दिनों से, जब से पीएम साहब वापस गए हैं, एक ही रट लगा रखी थी कि यहाँ पे राष्ट्रपति राज होना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ये पोस्टपोन ना हो जाए। लेकिन बड़ी खुशी वाली बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये डेट्स अनाउंस की हैं और कोविड को देखते हुए जो बड़ी खूबसूरत बातें कही गई हैं ऑनलाइन नॉमिनेशन की, और इसके अलावा 80 से ऊपर हैं जो लोग और जो अंगहीन हैं और जो कोविड से पीड़ित हैं, उनको इजाजत दी गई है पोस्टल बैलेट के लिए। इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो 40 लाख की लिमिट, मेरे से पहले एक प्रवक्ता बोल भी रहे थे, 40 लाख की जो लिमिट है जो बढ़ाई गई है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर से कि सर कम से कम इस बात पे थोड़ा सख्ती से ध्यान दीजिए कि कोई भी उम्मीदवार 40 लाख से ज्यादा ना खर्च करे, क्योंकि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है और आम लोगों की पार्टी है। हमारा मुकाबला है साम्राज्यवादियों से जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस तो ये कहते हुए नहीं थकती कि आम आदमी पार्टी बड़ा अपने प्रचार पर खर्च करते हैं, विज्ञापनों पर खर्च करते हैं, हालांकि करते सब हैं। प्रचार पे खर्च करते हैं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि जब अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं तो एक उम्मीदवार जो 40 लाख की लिमिट है उस पे पहरा देना चाहिए चुनाव कमीशन को। क्योंकि देखिए, हमारे जो अक्सर लोगों में कहा जाता है कि एक इलेक्शन में 5 करोड़ लगता है, 10 करोड़ लगता है, 25 करोड़ लगता है, तो ये चीज अगर लोग कहते हैं तो चुनाव कमीशन को ये क्यों नहीं पता चलता? तो मेरी इल्तिजा ये है कि चुनाव कमीशन को इस बार थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए और कम से कम इस बात पे जरूर पहरा देना चाहिए कि 40 लाख से कोई भी उम्मीदवार ज्यादा खर्च ना करे। ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो। धनंजय गिरी जी, एक और खास बात कही कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई, महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा रहती है वोटिंग में और इस बार भी इस प्रतिशत को बढ़ाना है, क्योंकि 60-70% ये अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं है, इसे और ज्यादा बढ़ाना है। ये अप्रिशिएट किया और एक तरीके से इंस्पायर भी किया आगे बढ़ने के लिए। साथ ही आपराधिक मुकदमों की जानकारी देनी होगी, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की भी बात है, और अगर कोई भी आपराधिक मुकदमों से घिरा हुआ है या उस पर इस तरीके के आरोप हैं तो वो भी तस्वीर साफ करनी होगी। इससे महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, पार्टी की छवि पर भी फर्क पड़ेगा। रचना जी, हम चुनाव आयोग की तरह के निर्णयों का सम्मान करते हैं और हम नारी को सम्मान देते हैं और हम शुरू से ही चाहते रहे हैं और हम लोगों ने इस दिशा में स्तुत्य कार्य किया, प्रयास किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर तरह की महिलाओं को, हर महिलाओं को बराबरी में लाके खड़ा करने का कार्य किया है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इवन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं के लिए जीवन की उदंती बन चुके हैं प्रधानमंत्री। हर महिला को सम्मान करें, हर महिला को उसका अधिकार मिले, इसके लिए हमारी वर्तमान सरकार बिल्कुल सजग है और इसके लिए हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं चुनाव आयोग का। और आप देखिए, अगर उस वर्तमान सरकार को देखिए तो वर्तमान सरकार ने महिलाओं के लिए कितने तरह की स्कीम लाई, कितने तरह की योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा है। आज महिलाएं निकल कार्य कर रही हैं और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए जो चैलेंज होता है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का होता है। जो वर्तमान सरकार यूपी में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां लॉ एंड ऑर्डर को एक क्राइम चैलेंज के तौर पे लिया गया है और क्राइम केस बनाया गया है हर जगह। तो महिलाओं के लिए, हमारी बेटी बहनों के लिए, हमारे काम करने वाली महिलाएं हैं, जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, सबके लिए एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया गया है और किया है। यही नहीं, हम लोगों ने महिलाओं को हर स्तर पर समान रूप से देखने का कार्य किया है। मतलब आपकी पार्टी भी सुनिश्चित करेगी कि अपराधियों को टिकट ना मिले कम से कम? बिल्कुल, हमारा तो शुरू से ही कह रहा हूँ। हाँ, ठीक है। नासिर सलीम जी, समाजवादी पार्टी प्रायोरिटी में रखेगी ना कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलना है, जो भी इस तरह की छवि रखते हैं उनसे दूर रखना है? रचना जी, मैं आपको ये फिर से कहना चाहूंगा कि अगर 2017 में आप देखें
तो हमने कुलदीप सेंगर साहब जो एमएलए थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जाके टिकट दे दी, हमने उनको पार्टी से बर्खास्त किया। एक और ऐसे कई उदाहरण हैं जब मुख्तार जैसे बड़े बड़े माफिया जब अखिलेश जी से मिलना चाह रहे थे 2016 में 17 में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको मना किया, उनको पार्टी में शामिल कर लिया और उससे लड़ाई भी हुई। ये आपको पता है मीडिया के सामने। तब हमें इस पे कोई डाउट नहीं है कि इस समय भी 2022 में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारी साफ छवि है और उनका जो एक आइडियोलॉजी है कि हमें कोई भी गुंडों को और उनके सहारे से कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, हम उस पर डटे रहेंगे। एक जो सबसे दो बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा रचना जी। देखिए, सबसे पहला मैं विनती करता हूं इलेक्शन कमीशन से कि ये जो फेक सोशल मीडिया चलवाते हैं हैंडल्स, ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, खास करके भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने एक फेक पॉपुलर फेक आईडी चलवाने का इन्होंने प्रयास शुरू किया है 2014 से लेकर अब तक, और झूठी बातें फैलाते, इस पे संज्ञान लिया जाए। इलेक्शन कमीशन जानते हैं नासिर साहब जी, सबसे ज्यादा दुख होता है वोटर को जब मालूम पड़ता है कि जिसे वोट दे दिया, अरे वो तो कोई गैंगस्टर था, कोई बाहुबली था, कोई बड़ा सरगना था। बड़ा दुख होता है जब बाद में मालूम होता है। इसीलिए पहले से पार्टी को ये तय करना होगा, ये प्रायोरिटी बेसिस पर तय करना होगा कि कोई भी आपराधिक छवि वाले शख्स को आप टिकट ना दें। अभी बोलिएगा आप धनंजय जी। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर मकान हैं, गुंडों के, क्रिमिनलों के ऊपर सरकार कानूनी कार्रवाई करती है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा जिस पार्टी को होती है उसका नाम आप जानती हैं, वो समाजवादी पार्टी ही है। और अगर स्पेशल टाइम को वो एक मौके पे कन्वर्ट कर सकता था कि एक फेज में चुनाव करा लें, चुनाव प्रचार का तरीका थोड़ा बदलवाएं, सारे नेताओं को एक मंच पे जुटाएं, चुनाव आयोग इसकी पहल करे, तो मेरे ख्याल इसका स्वागत होना चाहिए। और फिर वो अगर सब पार्टियों के लोग अगर एक साथ आते हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, मैनिफेस्टो रिलीज के दिन, चुनाव वोटिंग के एक आध दिन पहले, तो उसका इम्पैक्ट एक पैरेलल सब जब साथ होंगे तो कौन अच्छा बोला, कौन बुरा बोला, किसका मैनिफेस्टो अच्छा है, बुरा है, ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह आएंगी। अभी अगर वर्चुअल होगा तो एक साथ हजारों कैंपेन शुरू हो जाएंगे। और जो डिजिटल डिवाइड मैं कह रहा हूं कि गाँव में नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है जिसमें तस्वीर आए, इन सब का असर बहुत साफ दिखाई देने लगेगा। और ये एडवांटेज निश्चित रूप से रिसोर्सफुल पार्टियों को थोड़ा ज्यादा होगा। हम लोग कह पाते हैं, बहुत सी चीजें नहीं कह पाते हैं, वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक दिक्कत आएगी, गांव देहात कस्बे तक लोगों तक बात पहुंचाने में बाधा आ सकती है। ये बहुत ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करने वाली बात है, गली गली नुक्कड़ तक पहुंचने की बात है, वो भी तब जब संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, हम देख रहे थे प्रियंका गांधी बहुत लोगों के बीच जा रही थी, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, कई जगह मैराथन का भी आयोजन हुआ, किस तरह की तस्वीरें हमने देखी, उनको लेकर हालांकि कुछ आलोचना भी हुई। अब क्या कुछ एजेंडा कांग्रेस का रहने वाला है? देखिए, कांटे की टक्कर अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। कांग्रेस अपनी संभावनाएं कहाँ और कैसे तलाश रही है? रचना जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश के बाकी राज्यों के चुनाव में भी हमारा जो है विकास का एजेंडा है, समावेशी विकास का, और विचारधारा की लड़ाई में हम कहीं न कहीं भाजपा जिस तरह से व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी और वैचारिक दृष्टिकोण से भी देश को जिस तरह बांटने की राजनीति करती है, जिस तरह गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लड़कियों महिलाओं के अत्याचार का मुद्दा है, हम इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और जनता इस बात को समझ रही है। पेट्रोल डीजल और बाकी आम चीजों की क्या हालत है। जहां तक बात भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात थी और साथ में क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स की बात थी, धनंजय जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें की, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं कि किस तरह केंद्रीय सरकार का गृह राज्य मंत्री का बेटा सरेआम लोगों को रौंदता है और गृह राज्य मंत्री धमकी देता है, अभी भी वो मंत्रिमंडल में बना हुआ है। इससे बड़ा क्रिमिनलाइजेशन क्या हो सकता है इस देश में? अब तो सरकार के अंदर, केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी के साथ बैठा हुआ व्यक्ति किसानों को रौंदने का काम किया, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? तो जनता इसको भी देखेगी। इसके अलावा जिस तरह से चुनाव आयोग और अभी अरविंद मोहन जी ने कही है बात, इस सच्चाई को हम स्वीकारते हैं कि डिजिटल डिवाइड है और हमारे जैसे पार्टियों के लिए जो आधार पर जो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने में लगी हुई है, लेकिन हम बहुत हद तक अभी डिजिटली वहां एम्पावर्ड नहीं हो पाए हैं।
चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा। दूसरा, अंतिम में चुनाव आयोग ने एक बात कही है लास्ट में कि किस तरह से हम हेट स्पीच को हम नहीं अलाउ करेंगे। ये भी देखना होगा कि क्या चुनाव आते आते जो चुनाव आयोग है क्या कथनी और करनी में अंतर रखेगी या सच्चाई को स्वीकारते हुए जो लोग ऐसा करेंगे, जिनको डिजिटल कैंपेन होगा तो ये कैंपेन भी कहीं ना कहीं चलेगा, इस पर भी ध्यान रखना होगा। और पूरी तरह से देश की जनता स्वस्थ है, समझ रही है, और हम चुनाव को सकारात्मक राजनीति की तरह ले जाएंगे। आपकी सारी बातें मैंने सुनी भी और एक हद तक मानती भी हूँ कि हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो लोगों के जहन में रहेंगी। लेकिन फिर एक सवाल लोगों के मन में आता है, वो सवाल ये आता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस उथल पुथल से गुजरी ही है। अभी हरीश रावत पिछले दिनों नाराज भी थे। पंजाब में जो कुछ हुआ वो तो किसी से छिपा नहीं है। अभी मौजूदा 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां या तो बीजेपी अकेले या बीजेपी अलायंस के साथ सरकार में है, 4 में, एक में नहीं है, वहां भी वापसी या फिर वहां भी बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश में रहेगी। लेकिन मुझे आप ये बताएं, लोगों का विश्वास जो डगमगाया हुआ है कांग्रेस से, उसे पक्का आप कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? लोगों के जहन में ये बात आती है कि अरे आपस में ही लड़ेंगे तो हमारे लिए क्या लड़ेंगे, हमारे लिए क्या काम करेंगे? रचना जी, आज जो है लोगों का विश्वास कांग्रेस से नहीं भाजपा से डगमगाया हुआ है। पूरा देश देख रहा है जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे हैं और किसानों के मुद्दे हैं या महंगाई के मुद्दे हैं। कौन नहीं जानता आम जनता क्या चाहती है, उनको रोजगार मिले, उनको महंगाई से राहत मिले, युवाओं को जिस तरह से भर्तियों में जिस तरह घोटाले हुए हैं सभी राज्यों में, चाहे उत्तराखंड की आपने बात की है, मैं उत्तराखंड की बात बताऊं, जिस तरह से श्रमिक घोटाला 400 करोड़ का इस सरकार ने किया, 15 साल में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री को बदले, जिस तरह से वहां पे छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है, ये सारे चीजें हैं। पंजाब की बात आपने जरूर की है, सबने देखा पंजाब में वो अमरिंदर सिंह जी और भाजपा किस तरह से चाल चली थी और आज वो खुल करके आ गई, तो जनता सब समझ रही है। और देश में लेकिन प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ वक्त बर्बाद किया है, कुछ काम नहीं किया। से निजात देना है तो भाजपा को हराना होगा, ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने मंच से कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ लोगों का वक्त बर्बाद किया है, कुछ काम नहीं किया। देख रहा है रोचना जी कि देश का समय किसने बर्बाद किया। 40 साल बनाम यदि 4 महीने की बात करें, या मैं कहता हूं 7 साल बनाम 70 साल की बात करें, तो पूरा देश देख रहा है कि 70 सालों में जो हमने किया था उसको बेच कर ये सरकार खाने का काम कर रही है। केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से महंगाई से लोगों को मार रही है, बेरोजगारी का आलम 10% तक का बेरोजगारी दर आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। उत्तराखंड में तो 30 से 40% बेरोजगारी दर है। 380 दिन आप इन सारी बातों का जिक्र करके और सारी परेशानियों का जिक्र करके कुछ ऐसी इमेज कांग्रेस की बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो सब कुछ ठीक कर देगी, कांग्रेस आएगी तो लोगों को कुछ परेशानी नहीं रहेगी। हाँ, कुछ चीजें कंट्रोल में रहती हैं, कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं रहती, कुछ चीजें आम लोगों के लिए सुधारी जा सकती हैं, जिसमें कुछ कोशिश होनी भी चाहिए, जहां कहीं कुछ कमी सरकार की दिखती भी है। मुझे अरविंदर सिंह भट्टी जी ये समझाइएगा, पंजाब में खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, गोवा में भी नजर आए, उत्तराखंड में भी नजर आए। जब लखनऊ पहुंचने वाले थे, लखनऊ पहुंचे भी, लेकिन उसके बाद ही उनके संक्रमित होने की खबर सामने आ गई। उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा मेहनत होनी थी, जहां पर सबसे ज्यादा प्रचार होना था, अब उससे पहले ही चुनाव पर चुनावी रैली पर रोक लग गई। अभी क्या उतनी वर्चुअल तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता पर वो प्रभाव आम आदमी पार्टी छोड़ पाएगी जैसी उम्मीद थी? देखो जी, कोशिश तो हम पूरी करेंगे। वैसे अदरवाइज जो हम रैलियों में कर पाते वो अब नहीं हो पाएगा, ये सभी को पता है। क्योंकि पंजाब में हमने बहुत सा काम किया, बहुत सी रैली हो चुकी है। अरविंद जी आके एक वर्ग को मिल चुके हैं, बहुत से लोगों से बातें कर चुके हैं, और अब हमारे पास पंजाब में इतना आसान है कि हम वर्चुअली वो काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से हमारा संपर्क हो चुका है। कांग्रेस के मेरे दोस्त बोल रहे थे कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है ये बता रहे थे, और भाजपा के बारे में जो बोल रहे थे उनकी बातें भाजपा तक तो सही थी। अगर पंजाब की आप बात करें तो पंजाब में अब 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रही है। 4.5 साल कुछ नहीं किया, हालांकि बड़े बड़े दावे किए थे, बहुत सी उन्होंने सौगंध खाई थी, गुटखा साहब को हाथ में पकड़ के हम नशा खत्म कर देंगे, हम घर घर नौकरी देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। और 6 महीने से पहले एक सीएम को चेंज कर दिया जाता है और उस सीएम को लाया जाता है जो अपने आप को कहता है कि मैं एक आम आदमी हूं। और एक आम आदमी ने पिछले 3.5 महीने में सबसे ज्यादा चॉपर के झूठे लिए हैं, बाई एयर उन्होंने सफर किया है। दूसरी बात, चन्नी साहब जो चरणजीत सिंह चन्नी है, हमारे सीएम है अभी भी, उन्होंने पिछले 3.5 महीने में जितने बोर्ड्स और होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा दिए सारे पंजाब में,
एक एक गली के एक एक खंबे पे उनका वो पोस्टर लगा हुआ है। हमारे सिर्फ, मैं अमृतसर में रहता हूँ और अमृतसर में, अमृतसर नगर निगम में सिर्फ नगर निगम में 15 करोड़ रुपया की सरकार चल रही है। शायद आप भी जानते हैं कि तमाम सर्वे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी सीट पंजाब में मिल रही है। जो आपने अभी तक मेहनत की है वो रंग लाएगी। मैं पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश का क्या? उत्तर प्रदेश क्या उतनी मेहनत अब नहीं करेंगे? नहीं, मेहनत तो करेंगे, अब वर्चुअली करेंगे ना, क्योंकि वहां भी हम फाइट में तो है। ये नहीं है कि वहां फाइट में नहीं है, फाइट में हम पांचों राज्यों में है। नहीं, ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है? पहले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर में है, वहां टाइम वेस्ट क्यों करना? मेहनत वहां की जाए जहां पर चांसेस ज्यादा हो। मेहनत देखो, पंजाब में गोवा में हम मेहनत कर चुके हैं, यहाँ हमें ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारा फोकस यूपी में ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि अगर उनकी कांटे की टक्कर है तो तीसरा कोई आ नहीं सकता, हम भी उसमें से फायदा उठा सकते हैं, ये मैं कहता हूँ। लेकिन आपकी पार्टी जिस तरीके से फ्री वाली जो योजनाएं होती है और जो पार्टियां हैं वो तंज करती हैं कि बस फ्री की योजनाओं का लाभ लोगों के बीच बताते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, बाद में इसके कुछ ड्रॉबैक सामने आएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे? तंज नहीं करती, वो हमारी कॉपी कर रही है। केजरीवाल साहब ने पंजाब में डिक्लेयर किया कि 300 यूनिट हम बिजली माफ करेंगे एक महीने की, यानी 2 महीने की 600 यूनिट। और अकाली दल बोले हम 400 यूनिट करेंगे। देखो, चलिए इसी बात पर छोटा सा रिएक्शन नासिर सलीम। लेडीज को 1000 आपने कॉपी किया क्या आम आदमी पार्टी को? बात सुनिए, 1000 रुपया देंगे और अकाली दल वाले बोल रहे हैं कि हम 2000 रुपया देंगे, और कांग्रेस हमारे सिद्धू साहब ये बोल रहे हैं कि 2000 देंगे प्लस 8 सिलेंडर फ्री में देंगे। तो क्यों हमारी कॉपी कर रहे हैं भाई, अगर ये तंज लगता है उनको तो? मैं ये बोल रहा हूँ। नासिर सलीम 10 सेकंड में रिएक्शन दे रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी को कॉपी कर रही है समाजवादी पार्टी? ये जान रही है कि हाँ इस तरह से इस रास्ते पर चलेंगे तो फायदा होगा? नहीं रचना जी, देखिए ऐसा है, यहाँ पे हमारा सवाल है, देखिए हम तो सोशल रिफॉर्म स्कीम शुरू से दे रहे हैं। समाजवादी पेंशन स्कीम हमने दी 2012 से, इसमें तो इसकी तो प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट ने भी करी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी करी। हमने समाजवादी आवास योजना दी। तो देखिए हमने तो बहुत सारा काम किया है, और हम तो डिस्कॉम की पॉलिसी में सबसे पहला नॉन बीजेपी स्टेट था 2015 में, जिससे सेंटर की पॉलिसी अडॉप्ट करी अखिलेश जी के नेतृत्व में। तो हमने तो बहुत सोशल रिफॉर्म स्कीम्स किए। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ आम आदमी पार्टी ने अच्छी। सॉरी अजय उपाध्याय जी, चूंकि वक्त नहीं है और नासिर सलीम जी आम आदमी पार्टी से पूछना चाह रहा था, दिल्ली में भी कुछ कर रहे हैं, दिल्ली में वो सारी योजनाएं लागू कर देते तो अच्छा रहता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत सी योजनाएं पहले से लागू है। दिल्ली के लोग कहते हैं कि हम ठीक है, तभी बार बार आम आदमी पार्टी पर विश्वास दिखा भी रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी, अजय उपाध्याय जी, नासिर सलीम जी, अरविंदर सिंह भट्टी जी और अरविंद मोहन सर, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखिए, जब चुनावी वक्त आता है तो सौगातों की झड़ी लगा दी जाती है, और इसी बीच कुछ फ्री की योजनाएं भी हैं। और जिस तरीके से बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में कम कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी कह रही है 300 यूनिट फ्री देगी, ऐसे में आम लोगों का कम से कम फायदा हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे।